हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी जनजाति वाली सीरीज चल रही है, आज इसमें हम कवर करने वाले हैं भद्रा जनजाति के बारे में। तो इसमें जितने भी भद्रा जनजाति से रिलेटेड जितने अननोन फैक्ट्स हैं, उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए, इसमें जितने भी जनजाति वाला पार्ट हम कर रहे हैं, उसमें आप देखोगे बहुत सी नई जानकारी मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहा हूं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ताकि मेरे को पता चल सके कि आप लोग के लिए ये वीडियो सीरीज आपके लिए उपयोगी हो रहा है। इसके अलावा आपको जितने भी यहाँ पर बोर्ड में लिखा है, उसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सीजीपीएससी नॉलेज नाम से आप सर्च कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, आप वहां से डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हम आज का वीडियो भद्रा जनजाति के बारे में। तो देखिए, अगर हम इनके निवास स्थल के बारे में बात करें तो भद्रा जनजाति छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से बस्तर संभाग में रहती है। और मुख्य रूप से अगर हम जिले की बात करें तो दो जिलों में इनका संकेंद्रण है, एक है बस्तर और एक है कोंडागांव। ठीक है, तो बस्तर और कोंडागांव में जो है इनका संकेंद्रण है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कोंडागांव और बस्तर में मुख्य रूप से इनका निवास स्थान है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों ही जिले किस राज्य से सटे हुए हैं? उड़ीसा राज्य से। तो इसलिए माना जाता है कि जो भद्रा जनजाति है वो दो राज्य में रहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और जो छत्तीसगढ़ में भद्रा जनजाति रहती है वो उड़ीसा से ही यहाँ पर आई है। तो आपको याद रखना है कि इनका निवास स्थान बस्तर और कोंडागांव है। और ये कहां से इनका अगर संबंधित राज्य बोले तो ये उड़ीसा से है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी जनजाति उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में आई है? तो उसका आंसर है भद्रा जनजाति। पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। अगर भद्रा ऑप्शन में नहीं रहा तो और भी कई सारी जनजाति, उसको हम आगे कवर करेंगे तो वो पार्ट भी आ जाएगा। तो अगर भद्रा ऑप्शन में आ रहा है तो भद्रा ही उसका आंसर है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? अगर हम बात करें भद्रा जनजाति, अगर हम इनके बारे में कुछ दंत कथाएं प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि जो काकती वंश के राजा थे पुरुषोत्तम देव, जब वो जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए थे तो वहां से जब वापस आए थे तो वो अपने साथ कुछ जनजाति के लोगों को लेकर यहाँ पर आए थे, जिन्हें वे भद्र कहकर संबोधित करते थे। और यही भद्र आगे चलकर भद्रा हो गया। तो जो भी जिनको भी वो भद्र कहकर संबोधित करते थे, वो उनको जनेऊ पहनाए थे राजा पुरुषोत्तम देव। और जनेऊ पहनाकर ही उनको भद्र के नाम से संबोधित किया गया था। और उनकी जो संतानें हुई वही भद्रा कहलाई। तो ऐसा माना जा रहा है कि यही जो है, यहीं से उड़ीसा से इसी तरीके से उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर ये जनजाति के लोग आए। क्लियर है? तो ये ऐसा माना जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई वो नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसा प्रचलन है कि उड़ीसा से जो राजा पुरुषोत्तम देव ही इनको लेकर आए थे। क्लियर है? अगर हम इनकी बोली की बात करें तो ये मुख्य रूप से भत्री बोली भत्री बोली बोलते हैं। और इनका अगर हम भाषा परिवार समूह देखें तो ये आस्ट्रिक मुंडा भाषा परिवार के हैं, या आप बोल सकते हो कि ये मुंडा भाषा परिवार की जनजाति है। तो यहाँ पर ये इसलिए अधिकतर इंपॉर्टेंट ये होती है क्योंकि जो नीचे तरफ के जितने भी यानी बस्तर संभाग की जितनी जनजाति है, अधिकतर वो द्रविड़ भाषा परिवार की। लेकिन आपको याद रखना है कि जो भद्रा जनजाति है वो मुंडा भाषा परिवार की यानी आस्ट्रिक मुंडा भाषा परिवार की जनजाति है। कौन सी? भद्रा जनजाति। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी भी पेपर में आ सकता है कि भद्रा जनजाति कौन से भाषा परिवार की है। तो भद्रा जनजाति मुंडा भाषा परिवार या आस्ट्रिक मुंडा भाषा परिवार की जनजाति है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भद्रा जनजाति में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो भद्रा जनजाति में कमरे को बोला जाता है बाकरा। ये आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछ सकता है कि भद्रा जनजाति में बाकरा का क्या अर्थ है? तो बाकरा का अर्थ है यहाँ पर कमरा। इसके अलावा यहाँ पर देवी देवताओं के आगमन का मार्ग, क्योंकि भद्रा जनजाति में मान्यता है कि देवी देवता जो है त्योहार के समय इनके घर आते हैं। तो देवी देवता के जो आगमन का मार्ग उनके द्वारा बनाया जाता है, उसको ये डांड बोलते हैं। तो डांड का मतलब है देवी देवताओं के आगमन का मार्ग। इसके अलावा जब घर की नींव रखी जाती है तो नींव को ये बोलते हैं पाया। तो नींव के लिए इनका शब्द है पाया। इसके अलावा लकड़ी को ये बोलते हैं बत्ता। लकड़ी के लिए इन्होंने शब्द का प्रयोग किया बत्ता, यानी घर बनाने के लिए इन्होंने बत्ता का प्रयोग करते हैं, यानी लकड़ी का प्रयोग करते हैं।
इसके अलावा जो इनके घर के आवास रहता है यानी घर रहता है, उसका जो मुख्य द्वार रहता है यानी घर में घुसने का जो मार्ग रहता है, जो दरवाजा रहता है, वो या तो नॉर्थ की तरफ होगा, उत्तर की तरफ, या साउथ की तरफ होगा, दक्षिण की तरफ। ठीक है, यानी इनका जो घर का दरवाजा हो या तो उत्तर की ओर होगा या तो दक्षिण की ओर होगा। इसके अलावा इनके घर में डूमा घर होता है। डूमा घर, पूर्वज कमरा बोलते हैं, या इसको ही मंदिर भी कहा जाता है। तो डूमा घर को पूर्वज कमरा या मंदिर, या जहां पर देवी देवता की पूजा होती है। इसके अलावा ये कोडरी, हिरण को ये कोडरी बोलते हैं, याद रखें हिरण को कोडरी बोलते हैं। धोती के लिए इन्होंने ओंगती या ओंगची, ओंगदी या ओंगची शब्द का प्रयोग करते हैं धोती के लिए। और जो बच्चा जब पैदा होता है, जब लड़कियां पैदा होती है, तो उनको ये गज्जी पहनाते हैं। गज्जी का अर्थ होता है झबला। ठीक है, तो गज्जी यानी झबला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द था जो कि भत्रा जनजाति में प्रयोग होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं भत्रा जनजाति में गोदने की भी प्रथा होती है। नॉर्मल रूप से ये गोदना इनमें जो रहता है कि शौकिया तौर पर होता है। पुरुष अपने हाथ पर अपना नाम लिखवाते हैं, राम राम लिखवाते हैं, तो ये पुरुष होता है। जबकि महिलाएं जो रहती है वो अपने शौक के तौर पर कुछ भी गोदना गुदवा सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, अगर मान लीजिए एक महिला ने तुरंत ही प्रसव किया है और प्रसव होने के बाद कुछ दिन के बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो जा रही है, यानी अभी उसका बच्चा पैदा हुआ है और बच्चा पैदा होने के कुछ दिन बाद वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसको नजर लग सकती है। तो उस बच्चे को नजर से बचाने के लिए, जो अभी पैदा हुआ है उस बच्चे को नजर से बचाने के लिए उस बच्चे के माथे पर जो है गोल आकृति बनाई जाती है, यानी बच्चे के माथे पर गोल गुदना किया जाता है। आकृति जो बनाई जाती है वो गोद दिया जाता है उसके माथे पर गोल तरीके से। तो ऐसे ये इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चे को नजर से बचाया जा सके। तो ऐसा बच्चा जिसमें इस तरीके के माथे में गोल गुदना किया जाता है उस बच्चे को ये लामा कहते हैं। यानी ऐसा बच्चा, जैसे मान लीजिए जो उसकी माता है वो उस बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ दिनों के बाद दोबारा गर्भवती हो जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को नजर से बचाने के लिए जो पहले हो चुका है उसके माथे पर गोल गुदना किया जाता है। तो ऐसा बच्चा जिसके माथे पर गोल गुदना किया जाता है उस बच्चे को ये लामा कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। अगर हम इनमें जीवन संस्कार के बारे में देखें तो जब गर्भाधारण, जब कोई महिला गर्भधारण करती है तो गर्भाधारण को ये बोलते हैं पेट थे बबार। याद होना चाहिए आपको, जब गर्भाधारण जो होता है, गर्भाधारण को ये अपनी भाषा में बोलते हैं पेट थे बबार। इसके अलावा प्रसव, प्रसव जब कराया जाता है यानी जब बच्चा पैदा करवाया जाता है तो प्रसव को ये बोलते हैं नंगत होए बार। नंगत होए बार यानी प्रसव, यानी बच्चे को पैदा कराया जाता है जब, तो उसको बोलते हैं नंगत होए बार। और जो प्रसव कराने वाली महिला होती है उसको ये सुईन बोलते हैं। ये हमने पहले भी देखा हुआ है कई जनजाति में। इसके अलावा ये विवाह को ये बोलते हैं बीहा। विवाह को ये बोलते हैं बीहा। इनमें जो है एकल विवाह और बहुपत्नी विवाह दोनों का प्रचलन है, यानी एक से ज्यादा विवाह, यानी एक व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नी रख सकता है। तो एकल विवाह और बहुपत्नी विवाह का इसमें प्रचलन है। अब हम इनमें देखते हैं कि और कौन कौन से विवाह इनमें हो सकते हैं। तो सबसे पहला इनमें होता है सहमति विवाह। सहमति विवाह को मंगनी विवाह भी बोलते हैं। इसमें लड़का लड़की जो रहते हैं उसके माता पिता लड़के को पसंद करते हैं, लड़की के माता पिता लड़के को पसंद करते हैं और इनका विवाह हो जाता है, तो इसको ही बोलते हैं सहमति विवाह। तो इसमें जो सहमति विवाह होता है उसमें सगाई की रस्म भी होती है। सगाई को ये बोलते हैं महला। याद होना चाहिए, सगाई को इन लोग अपनी भाषा भत्री बोली में बोलते हैं महला। तो महला का मतलब होता है सगाई। तो इसमें जो है वधु मूल्य भी प्रचलन होता है। तो वधु मूल्य को भत्रा जनजाति में कहा जाता है खर्चा। तो खर्चा का मतलब होता है वधु मूल्य। जैसे हमने कई में देखा वधु मूल्य को जो है सुख कहते हैं, वैसे ही भत्रा जनजाति में वधु मूल्य को खर्चा कहते हैं। इसके सेकंड विवाह है इसमें घरजिया विवाह या परिविच्छा विवाह। घरजिया विवाह या परिविच्छा विवाह, इसी को हम नॉर्मल बोलते हैं लमसेना विवाह। लमसेना विवाह यानी जो लड़का रहता है वो लड़की के घर में जाकर कुछ दिन रहता है, पैसा कमाता है, उसके बाद लड़की के माता पिता उससे खुश होते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। तो ये नॉर्मल हम पढ़े हुए हैं लमसेना विवाह। यहाँ पर बताने का मतलब केवल इतना है कि लमसेना विवाह को ये घरजिया विवाह भी बोलते हैं, परिविच्छा विवाह भी उसे ही कहा जाता है। इसके अलावा पलटा करिया विवाह।
पलटा करिया विवाह यानी विनिमय विवाह को ये बोलते हैं पलटा करिया विवाह। पलटा करिया विवाह यानी मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के बेटा और बेटी दोनों हैं और दूसरे व्यक्ति के भी बेटा और बेटी है, तो पहला व्यक्ति अपने बेटे का विवाह दूसरे व्यक्ति के बेटी से कर देगा और दूसरा व्यक्ति अपने बेटे का विवाह पहले व्यक्ति के बेटी से कर देगा। तो इसे कहते हैं विनिमय विवाह यानी पलटा करिया विवाह। अगला देखते हैं उदलिया विवाह। उदलिया विवाह यानी पलायन विवाह। पलायन विवाह यानी जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनके माता पिता जो है विवाह के लिए तैयार नहीं होते, तो लड़का लड़की घर से भागकर विवाह कर लेते हैं। इसे ही पलायन विवाह या उदलिया विवाह कहते हैं। अगला है खिलवा विवाह या चुड़ी विवाह। खिलवा विवाह या चुड़ी विवाह यानी पुनर्विवाह, जैसे कोई विधवा हो जाता है, विधुर हो जाते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी संतान नहीं उत्पत्ति हो रही तो दूसरा विवाह करना चाह रहा है, तो ये सब होता है खिलवा विवाह या चुड़ी विवाह या पुनर्विवाह। क्लियर है। अगला हम देखते हैं मृत्यु संस्कार। तो मृत्यु संस्कार में इंपॉर्टेंट है कि ये जो मृत्यु संस्कार करने के लिए अर्थी बनाई जाती है जिसमें शव को लेकर जाया जाता है शमशान की ओर, तो अर्थी को ये बोलते हैं टरंडी। टरंडी का मतलब होता है अर्थी। ठीक है। वैसे ही शमशान को ये बोलते हैं मड़ा भाटा। मड़ा भाटा का मतलब होता है शमशान। तो यहाँ पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के तीसरे दिन एक कार्यक्रम होता है जिसे बोलते हैं पीता। ठीक है। मृत्यु के तीसरे दिन एक कार्यक्रम होते हैं जिसको बोला जाता है पीता। पीता कार्यक्रम मुख्य रूप से शुद्धिकरण का कार्यक्रम होता है। इसमें क्या होता है, गांव के जितने लोग रहते हैं जिसके यहाँ मृत्यु हुई रहती है वहां पर इकट्ठा होते हैं, फिर सभी लोग इकट्ठा होकर जो है तालाब या नदी में नहाने जाते हैं और नहाने के पश्चात वहां पर क्या होता है, जो नाइक या पाइक रहते हैं, नाइक या पाइक हम आगे आपको बताएंगे, नाइक या पाइक यानी जाति पंचायत के मुखिया को नाइक या पाइक कहा जाता है। ये क्या करते हैं, सबको नीम देते हैं और सब नीम खाते हैं और ऐसा मान लिया जाता है उसके बाद उनका शरीर शुद्धि हो जाता है, यानी शुद्धिकरण का कार्यक्रम होता है पीता। तो ये तीसरे दिन होता है। फिर 10वें दिन मनाया जाता है दुख नहानी। दुख नहानी क्या होता है, इसमें क्या होता है पीतर डूमा। पीतर डूमा या डूमा घर बोल सकते हैं आप, जहां पर पूर्वजों को रखा जाता है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है कि घर के जो मुखिया रहते हैं, जिसकी मृत्यु हुई रहती है, उसके लिए प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं और वहां पर पूजा का आयोजन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी आत्मा अपने पूर्वजों की आत्मा से मिल जाए, उसके लिए 10वें दिन दुख नहानी का कार्यक्रम मनाया जाता है। यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी आत्मा, जो पूर्वज उनके यहाँ खत्म हो, उनकी आत्मा से वो मिल जाए, इसलिए यहाँ पर ये 10वें दिन दुख नहानी का कार्यक्रम होता है। अब देखते हैं कि भद्रा जनजाति की 3 उपजाति भी है। पहला उपजाति है पीता, सेकंड उपजाति है अमनीत और तीसरी उपजाति है सान। तो यहाँ पर जो है भद्रा जनजाति की 3 उपजाति है, पीता, अमनीत और सान। अब देखते हैं इनमें जातिगत पंचायत। तो भद्रा जनजाति में ग्राम स्तर जनजाति पंचायत होता है, यानी गांव स्तर में जनजाति पंचायत होता है और जो जनजाति पंचायत का मुखिया होता है गांव स्तर में, उसको बोलते हैं पाइक। पाइक को मुखिया। इसके अलावा पाइक की मदद करने के लिए जो होता है पुजारी होता है। जब मान लीजिए कि यहाँ पर केस आता है किसी धर्म से संबंधित या शुद्धिकरण से संबंधित कुछ केस आता है या भूमि से संबंधित कुछ केस आता है, तो ऐसे में पुजारी जो रहता है वो पाइक की मदद करता है फैसला करने में। और इनकी मदद के लिए होता है बुजुर्ग परिषद, यानी ये बुजुर्ग को सियान बोलते हैं और उसकी एक परिषद बनाई जाती है जो कि मदद करती है पाइक को फैसले लेने में। क्लियर है। तो ये एक स्तर होता है पाइक, पुजारी और बुजुर्ग। इसके अलावा 10 से 20 गांव को मिलाकर भद्रा जनजाति के लोग एक परगना भी बनाते हैं और उस परगने के प्रमुख होता है नाइक। यानी गांव का जो जाति पंचायत का प्रमुख होता है उसको बोलते हैं पाइक और जो परगने स्तर का जाति पंचायत का प्रमुख होता है उसको नाइक। यानी 10 से 20 ग्राम मिलकर परगना बनाते हैं और उसके प्रमुख को नाइक बोलते हैं। यानी जो छोटे फैसले होते हैं पाइक लेता है और जो बड़े स्तर के फैसले होते हैं वो नाइक लेता है। क्लियर। अगर हम इनके धार्मिक जीवन की बात करें तो इनके पूजा कक्ष को डूमा घर भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। इनके पूजा कक्ष को डूमा घर कहते हैं। इसके अलावा इनमें जो है गृह देवी देवता, यानी घर में किस देवी देवता की पूजा करते हैं, तो वह है बंजारीन माता। बंजारीन माता यानी जो उनके पशुओं की रक्षा करती, जो घर में पशु पालते हैं उनकी रक्षा करती बंजारीन माता, जिसके लिए वो उसकी पूजा करते हैं।
आंगन में दुआर मुंडिया देव, यानी ये प्रत्येक भद्रा जनजाति के लोग अपने आंगन में दुआर मुंडिया देव को स्थापित करते हैं और इसकी पूजा करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये देव जो रहते हैं बुरी आत्मा से उस घर को बचा के रखते हैं। ग्राम देवी देवता, यानी पूरा गांव किस देवी देवता को पूजता है, तो गांव स्तर में फूलमती माता, कंकालीन देवी, शीतला माता, दुल्हा देव। फूल देवी, फूलमती माता, कंकालीन देवी, शीतला माता, दुल्हा देव को गांव स्तर के वो देवी देवता है। और रियासत स्तर के यानी इससे बड़े स्तर में देवी देवता है दंतेश्वरी देवी, भैरम देव और मावली देवी। ठीक है, जैसे बस्तर पहले एक रियासत थी तो उस रियासत में किसकी पूजा करते थे, बस यहाँ पे दंतेश्वरी देवी, भैरम देव, मावली देवी, तो इनको भी मानते हैं। अगर हम इनमें त्योहार देखें तो इनके प्रमुख त्योहार है अम्मुस तिहार, श्रावण माह की अमावस्या को मनाते हैं अम्मुस तिहार। या इसमें जो है पशुओं के लिए मुख्य रूप से त्योहार मनाया जाता है श्रावण माह की अमावस्या को मुख्य रूप से होता है हरेली के दिन। नौवाखानी या नुआखानी भाद्र माह के शुक्ल पक्ष में ये बनाते हैं। दियारी पर्व पौष माह में बनाते हैं। हो सकता है कि हर जनजाति में मनाने का समय अलग अलग हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक पढ़ लेते हैं कि ये पर्व इस महीने में मनाते हैं, तो हो सकता है कि हर जनजाति उस पर्व को अगले अलग अलग माह में बनाए, जरूरी नहीं कि वो उसी माह में बनाए। ठीक है, तो हर जनजाति का सेम त्योहार अलग अलग महीने में भी वो बना सकते हैं। लेकिन जब हम पेपर की दृष्टि से पढ़ते हैं तो वहां पर केवल हम एक पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दियारी पर्व पौष माह में मनाते हैं। इसके अलावा छेरछेरा पर्व ये पौष माह की पूर्णिमा जो नॉर्मल मनाते हैं उसी समय मनाते हैं। इनमें जो है जादू टोने की भद्रा जनजाति में मान्यता होती है। इसमें जो जादू टोना करने वाला पुरुष रहता है उसको ये पंगनाहा कहते हैं। जादू टोना करने वाले पुरुष को ये पंगनाहा कहते हैं और जादू टोना करने वाली स्त्री को ये पंगनिहीन कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जादू टोना करने वाले पुरुष को पंगनाहा और महिला को पंगनिहीन कहते हैं। इसके अलावा इनका आर्थिक जीवन देखें तो ये पहले स्थानांतरित कृषि करते थे, यानी जंगलों में के पेड़ काटकर जलाकर जो कृषि करते हैं और बार बार भूमि बदल लेते हैं तो स्थानांतरित कृषि करते थे, जिससे ये डाही कहते थे। तो भद्रा जनजाति के स्थानांतरित कृषि को डाही कहा जाता है। जैसे कहीं में बेवार बेवरा कहते हैं, इन लोग ढाई कहते हैं। तो ढाई क्या होता है, इनकी स्थानांतरित कृषि ढाई। इसके अलावा ये शिकार भी करते हैं। शिकार को ये पारदी कहते हैं। एकल शिकार यानी अकेले भी जाते हैं, ग्रुप में भी जाते हैं शिकार करने। तो ये सब तो अभी बंद हो गया है। तो ये मुख्य रूप से जो आप कृषि जो है आप बोल सकते हैं अभी स्थायी कृषि करने लगे। इसके अलावा ये वनोपज का संग्रहण करते हैं। इसके अलावा ये मजदूरी का भी काम करते हैं और इनमें शिक्षा की स्तर बढ़ रहा है तो ये वर्तमान में नौकरी भी करने लगे हैं। तो जो ये मजदूरी का काम करने जाते हैं तो ये इनको जो वार्षिक मजदूरी प्राप्त होती है, वार्षिक मजदूरी को कमियां कहते हैं। तो पेपर में कभी आ सकता है क्वेश्चन, कमियां का अर्थ क्या होता है। कमियां का मतलब होता है वार्षिक मजदूरी। तो भद्रा जनजाति वार्षिक मजदूरी को कमियां कहते हैं। तो ये हो गया इनका आर्थिक जीवन। तो यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए हो सकता है, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे उसको यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश की। कई चीजें आपके लिए, बहुत सारी चीजें नहीं होगी, कई सारी चीजें आप पहले से भी जान रहे होंगे, कई चीज जो हम पहले से जान रहे उसको हम यहाँ स्किप भी किए हैं जो ताकि हम कुछ नई जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।